नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आप कर रहे होंगे उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की। दोस्तों जल्दी इसके फॉर्म आ जाएंगे, हालांकि थोड़ा सा भी डिले हुआ है। यूके ट्रिपल एससी अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग्स विज्ञापन जारी नहीं कर पाया है, लेकिन दोस्तों ये बस एक समय की बात है। जल्द ही दोस्तों आपको अपना विज्ञापन देखने को मिलेगा और अपनी प्रिपरेशन दोस्तों अभी जारी रखें। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चलाई जा रही है उत्तराखंड एलटी की, जिसमें हम दोस्तों आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू दोस्तों करवा रहे हैं। आज भी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास का पार्ट है 27। इससे पहले दोस्तों हमने आपको 26 दोस्तों क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं। दोस्तों आप उस क्लासेस को जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएंगी दोस्तों। बहुत अच्छे आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों डेवलपमेंट होंगे और आगे भी दोस्तों आपको फायदा मिलता रहेगा अन्य एग्जाम में भी, चाहे आप सीटीटी की प्रिपरेशन करें चाहे यूटीटी की प्रिपरेशन। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरे के पूरे 30 एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिएगा और इसमें जितना आपका स्कोर आता है दोस्तों वो भी हमको जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण दोस्तों सूचना है। हमारे द्वारा दोस्तों उत्तराखंड एलटी गणित का भी दोस्तों विशेष बैच चलाया जा रहा है। जो लोग कंटिन्यूस प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो हमारा दोस्तों ये विशेष बैच चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैथ्स एंड फिजिक्स दोस्तों लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी और यहाँ पर दोस्तों हमारे बड़े अच्छे दोस्तों स्पेशल ऑफर दोस्तों चल रहे हैं इस समय पर। चाहे आप बात करें रिकॉर्डेड क्लास की, तो हमने दोस्तों एक रिकॉर्डेड क्लास का भी दोस्तों आपका एक स्पेशल निकाला है ऑफर। देखिए रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, लाइव क्लास भी मिलेगी। अगर आप एलटी गणित में केवल और केवल फिजिक्स का लेना चाहते हैं तो आपको 3000 का दोस्तों पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप केवल मैथ्स का लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। लाइव क्लासेस भी दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लास भी, इसके अलावा स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट दोस्तों 5000 का। लेकिन इससे बेस्ट दोस्तों कोर्स हमारा ये है जहाँ पर आपको दोस्तों 7200 में पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी दोस्तों दे सकते हैं 2000 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसके अलावा 250 प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी मैथ्स और फिजिक्स की। इसमें आपको पूरा 1 साल की दोस्तों वैलिडिटी मिलेगी या फिर एग्जाम जो भी पहले होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ऑफर है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा की भी प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको पूरा अच्छा खासा दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है। 6000 में दोस्तों आपको पूरी क्लासेस दोस्तों मिल जाएंगी। इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में देख सकते हैं। ऑफर केवल दोस्तों सीमित समय तक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर डेमो चाहते हैं तो दोस्तों आपको डेमो के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आप हमारे जेएनडी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों आपको कई सारी डेमो क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए काफ़ी अच्छा दोस्तों ऑफर है। ये उन लोगों के लिए है जो कि रेगुलर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं चाहते हैं, जो डेली लाइव क्लासेस चाहते हैं, डेली एक सपोर्ट चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं। और देखिए दोस्तों वैसे भी मौके काफ़ी कम आते हैं और इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो तुरंत दोस्तों कॉल करें। अगर कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। एनसीएफ 2000 के बारे में कौन सा सही नहीं है दोस्तों, आपने बताना है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है वो आपने बताना है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान है। प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम है। प्रोफेसर यशपाल कमेटी में 38 विद्वान थे। बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। कौन सी चीज एनसीएफ के बारे में ट्रू नहीं है। मेन गोल ऑफ एनसीएफ 2005 इज एनलाइटमेंट। द की प्रिंसिपल इज लर्निंग विदाउट लोड। प्रोफेसर यशपाल कमेटी में देयर वाज 38 स्कॉलर्स, ओके, एंड द चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज पैसिवली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल जो डी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है। बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है दोस्तों, ये नहीं था। 2005 में दोस्तों उसका लक्ष्य बिल्कुल एनलाइटमेंट था और इसका जो मेन जो सूत्र था दोस्तों वो शिक्षा बिना बोझ के, बिना भार के अधिगम। और प्रोफेसर यशपाल कमेटी जिसमें कि आपके 38 दोस्तों आपके विद्वान थे, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल कमेटी के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एनसीएफ। एंड बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, बिल्कुल गलत है। सक्रिय रूप से दोस्तों ज्ञान का निर्माण करता है। तो इस तरह से आंसर डी इज राइट। इसके बाद देखेंगे अगला, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को क्या कर दिया गया है। ये दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मानव संसाधन मंत्रालय
नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय दोस्तों इसको कर दिया गया है। पहले इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोस्तों बोला जाता था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब एचआरडी मिनिस्ट्री से छोड़ के दोस्तों इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोस्तों कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अपडेट है और बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। देखिए आंसर डी हो गया करेक्ट। अगला देखेंगे, समावेश शिक्षा का मतलब क्या है? विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। कब तक? सर्वाधिक समय तक, कुछ समय तक, पूरे समय तक, किसी समय नहीं। द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड इन द रेगुलर क्लासरूम मोस्ट ऑफ द टाइम, सम टाइम, ऑल ऑफ द टाइम या फिर नन ऑफ, नॉट एनी टाइम। सो समावेशन का मतलब क्या है दोस्तों? इंक्लूजन है। अगर कोई विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाला बच्चा है तो भी उसको सामान्य बच्चे के संग पूरे समय तक नियमित कक्ष में शिक्षित करना है, ठीक है ना। तो विशेष क्षमता वाले जैसे बालक हैं उनको भी सामान्य बालक के साथ ही एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना है। यही दोस्तों इंक्लूजन का मतलब है। तो पूरे समय तक, ऐसा नहीं कि आप एक कोई सर्वाधिक समय तक या फिर कुछ समय तक, उनको बिल्कुल समान बालक के समान शिक्षा प्रदान करनी है। मतलब एक तरीके से ये व्यक्तिगत भिन्नता को दोस्तों स्वीकार करती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, और किसी भी तरीके से दोस्तों ये भेदभाव को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो भेदभाव को बढ़ाना नहीं है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंक्लूजन का सिंपल सा ये मतलब है। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये तो एक स्टेटमेंट है, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका था? लर्निंग फॉर अ सेक ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स एन एम्फेसाइज on the vital process of willingness to unlearn and learn again, to respond flexibly and creatively to new situation. This was the key objective of, ठीक है ना। ये किसका की ऑब्जेक्टिव था? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा NCF 2005, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसका ही दोस्तों ये मेन उद्देश्य था कि सीखने के लिए सीखना, मतलब कि अधिगम के लिए सीखना, अधिगम के लिए अधिगम करना, जो सीखा है उसको छोड़ना है और दोबारा सीखने की तत्परता दिखानी है, नई परिस्थितियों के प्रति फ्लेक्सिबल होना है और क्रिएटिव थिंकिंग रखनी है। इस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट दोस्तों किसका था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक क्या अनुपात होना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 द स्टूडेंट टीचर्स रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल, देखिए फॉर प्राइमरी स्कूल क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 30:1, ठीक है ना, यानी कि 30 बालकों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ये दोस्तों इस समय पर प्राइमरी टीचर्स के लिए है। तो प्राइमरी टीचर्स यानी कि 30 बालकों पर एक शिक्षक, बालक बालिकाओं या छात्रों पर एक शिक्षक का होना आवश्यक है, ठीक है। सो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? परीक्षण अंकन यानी कि टेस्ट मार्किंग, परीक्षण प्रशासन यानी कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, परीक्षण वैधता यानी कि टेस्ट वैलिडिटी, या फिर परीक्षण निर्माण यानी कि टेस्ट बिल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ब्लूप्रिंट किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये टेस्ट बिल्डिंग यानी कि परीक्षण निर्माण का दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है दोस्तों? कि आप जो आपके परीक्षण में जो भी आपके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप क्या करते हैं? अंकों को डिसाइड करते हैं कि किसको कितने अंक दिए जाएंगे, किसको कितने अंक दिए जाएंगे। तो उसका आप क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। तो ये आपके परीक्षण निर्माण से दोस्तों क्या है? संबंधित है। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप क्या करेंगे? मार्क्स का दोस्तों इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है? एक उत्तम परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परीक्षण
कि जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, ये आपको पूरी पता होनी चाहिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट? वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता या फिर विश्वसनीयता। सो राइट आंसर विल बी, राइट आंसर है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड दोस्तों आपके उत्तम परीक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है। अभिक्षमता एप्टीट्यूड से उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि एक उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए और वो विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, यानी कि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बच्चों के बीच में, ठीक है। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमेडियल मेजर। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज। या फिर उस समय तक प्रतिपुष्टि प्रदान जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। प्रोवाइड फीडबैक टू एक्सटेंड to which we have been successful in providing education for productive living। So right answer क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि उस समय तक आप प्रतिपुष्टि प्रदान करें जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ठीक। सो मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के पर आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ टीचिंग? परफॉर्मेंस लेवल या प्रदर्शन स्तर, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, या फिर चिंतन स्तर, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर थिंकिंग लेवल इसको कह सकते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रदर्शन स्तर में इसमें नहीं आता है। सो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो शिक्षण के स्तर हैं वो दोस्तों 3 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्तर होता है वो चिंतन स्मृति स्तर होता है। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा स्तर होता है बोध स्तर, और तीसरा स्तर दोस्तों आपका क्या होता है? चिंतन स्तर होता है, ठीक है। स्मृति स्तर का सिंपल सा मतलब है कि जहां पर केवल रटने पर ही बल दिया जाता है। बोध स्तर का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा विचार आ जाते हैं, थोड़ा विचारने पर बल दिया जाता है। और चिंतन स्तर जो कि अति विचार युक्त स्तर होता है, ये सबसे हाई लेवल होता है शिक्षण का। तो ये 3 दोस्तों स्तर हैं। ये तीनों स्तर में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन किस किस के द्वारा दोस्तों इसको कैटेगराइज किया गया है। इसमें आपके हर्बट आते हैं, इसके बाद दोस्तों इसमें हर्बट के बाद दोस्तों इसमें आते हैं वुंट, ठीक है, मॉरिसन एंड वुंट, ठीक है ना, मॉरिसन एंड वुंट, ठीक है। तो ये दोस्तों इनके द्वारा किए गए हैं, ठीक है। तो ये आप दोस्तों बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाएं, क्योंकि ये दोस्तों हमने आपको करवाया था, ठीक है ना। इसमें वुंट नहीं हंट होगा, ठीक है, हंट, ठीक है। सो हर्बट, मॉरिसन एंड वुंट, हंट, ये जो भी होगा इस टाइप से दोस्तों आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हर्बट के द्वारा दोस्तों इसको स्मृति स्तर का खासकर दोस्तों इसको कैटेगराइजेशन किया गया था। और ऐसे ही दोस्तों जिसे जो मॉरिसन है उनके द्वारा अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बोध स्तर का किया गया, फिर उसके बाद चिंतन स्तर का उनके द्वारा किया गया। तो उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। हमने इस पर बेस आपको रेगुलर क्लासेस भी करवाई हैं, तो उसको अभी आप जरूर देखिए। आप देखिए इसमें क्या है, आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किस तकनीक को अपनाएंगे? यू आर टीचिंग अ क्लास ऑफ स्लो लर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टीचिंग टेक्निक्स विल यू अडॉप्ट, ठीक है। विल गिव इंस्ट्रक्शन इन सिंपल वर्ड, सरल शब्दों में निर्देश देंगे। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे। ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति। या एक्टिविटीज रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ विल बी ऑर्गेनाइज, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन कराएंगे, ठीक है। तो आपको राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें करेक्ट चुनना है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो अगर आप मंद बच्चों को दोस्तों पढ़ा रहे हैं तो मंद बच्चों को आप दोस्तों पहली बात तो सरल शब्दों में निर्देश देंगे, इट शुड बी करेक्ट। इसके अलावा श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो मंद बुद्धि के छात्र होते हैं तो उनके लिए जब श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग होगा तो उससे उनका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा, उनको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि देख के और सुन के वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। दोनों इंद्रियों का प्रयोग होता है,
तो उस केस में वो मंदबुद्धि के बालकों के लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति दोस्तों बिल्कुल गलत है, मंदबुद्धि छात्रों के लिए बिल्कुल गलत टेक्निक है। आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनके सामने कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अमूर्त विचारों का प्रयोग बिल्कुल भी मंदबुद्धि के लिए नहीं होता है, ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए सही है। ठीक है, प्रतिभाशाली इसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन मंदबुद्धि के लिए तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन कराया जाएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये वाला भी दोस्तों आपका करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 ये सही है, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1 to 4 इज अ राइट टेक्निक दैट यू विल अडॉप्ट while teaching slow learners. Okay, so this is the right option. Option number C is correct. Okay, now question number 11 देखेंगे। भारत के उस उपग्रह का नाम बताइए जो शिक्षा के उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। GSAT 14, EduSat, INSET 3A या फिर HAMSAT। ठीक है, सो राइट आंसर इज आंसर नंबर बी, EduSat। EduSat नाम से पता लग रहा है एजुकेशनल सैटेलाइट, EDU फॉर एजुकेशनल, SAT फॉर सैटेलाइट। ठीक है, 2004 में दोस्तों ये आपका सैटेलाइट को बनाया गया था और ये हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र में खासकर दोस्तों जो डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूरस्थ शिक्षा सेवा है उस प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए इस उपग्रह को छोड़ा गया था। ठीक है ना, ये उपग्रह स्थापित किया गया था। तो इसको ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने के लिए या फिर दूरस्थ शिक्षा, खासकर दोस्तों जो दूरस्थ शिक्षा है उसके लिए दोस्तों इसको भेजा गया था, EduSat को। ठीक है, इसका नाम GSAT 3 भी है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आपने, GSAT 3 से भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है या बोला जाता है। तो GSAT 3, EduSat बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आपको बताना है निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। Which of the following is not a method of measuring attitude? Likert scale, Osgood semantic differential scale, Bogart social distance scale या फिर emotional competence scale. So right answer is option number D. Emotional competence scale is not related to अभिवृत्ति measurement या फिर attitude measurement. Likert scales, Osgood semantic difference scales, the Bogart's social distance scales और are related to attitude measurement। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये भी दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो अभिवृत्ति मापन की जो सबसे पहले विधि थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों ये थर्स्टन थे, थर्स्टन के द्वारा दोस्तों विधि अपनाई गई थी 1927 में। तो इसको युग्म तुलनात्मक विधि भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा लिकर्ट स्केल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो लिकर्ट स्केल है ये दोस्तों बाद में आया था, तो ये भी आपका 1932 में अराउंड आया था। ठीक है, इसमें आपका लिकर्ट था। और ऐसे ही फिर आपकी दोस्तों ये बोगार्ट सोशल डिस्टेंस स्केल है, ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, ये सभी दोस्तों आपकी विधियां हैं जो कि एटीट्यूड मेजरमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इमोशनल कॉम्पिटेंस स्किल से रिलेटेड नहीं है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अगला देखेंगे कुडार परीक्षण किसके मापन के लिए डिजाइन किया गया है। कुडार टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, अवधान। सो राइट आंसर इज बी, दिस इज डिजाइन टू मेजर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए या रुचि अभिरुचि के लिए को मेजर करने के लिए दोस्तों इसको डिजाइन किया गया है कुडार परीक्षण। ठीक, अभिरुचि को मेजर करने के लिए। ठीक है ना, तो अभिरुचि को मेजर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग परीक्षण। ठीक है, इसके अलावा कुडर परीक्षण। ठीक, इसके अलावा थर्स्टन परीक्षण। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, अभिरुचि से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे अर्जित रुचि हेतु स्ववृत्ति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। Which of the following cannot be classified in the category of instinct for acquired interest? ठीक है ना, मतलब आपने सिंपली ये बताना है कि कौन सी दोस्तों ये जो रुचि है अर्जित नहीं है। ठीक है, मतलब कि मूलभूत रहती है, पहले से ही होती है, जन्मजात होती है। लाइक स्थायी भाव, प्रवृत्तियां, आदतें और आदर्श, यानी कि परमानेंट फीलिंग्स, ट्रेंड्स, हैबिट्स या फिर आइडल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां दोस्तों आपकी क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं। ठीक है,
मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, जबकि स्थायी भाव है, आदतें हैं, आदर्श हैं दोस्तों, ये एक्वायर्ड होती है यानी कि अर्जित की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकार करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि अनुमान लगाता है तो वह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? ठीक है, मापित, व्यक्त, प्रकट या फिर आवश्यकारिक। इफ अ टीचर गेसेस दैट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन पेंटिंग by seeing a student always painting in his free time, then what type of interest will he be classified by super? Inferred, expert, manifest या फिर इन्वेंट्री। सो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकट यानी कि मैनिफेस्ट। ठीक है, तो अगर किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर शिक्षक उसकी चित्रकारी के इंटरेस्ट का अगर वो अनुमान लगाता है तो वह उसकी एक्चुअली वो किस प्रकार की अभिरुचि होगी, वो दोस्तों आपकी मैनिफेस्ट इंटरेस्ट में आएगा। ठीक है ना, प्रकट रुचि या फिर मैनिफेस्ट रुचि में आप क्या करते हैं ना कि व्यक्ति की जितनी भी क्रियाएं हैं और उसके व्यवहार है उसका दोस्तों आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके माध्यम से ही फिर आप उसकी इंटरेस्ट के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, सो ये आपका किस में आएगा? मैनिफेस्ट में आएगा। ठीक है, सुपर के द्वारा इसको अवर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत या फिर मौखिक अधिगम सिद्धांत। The learning theory given by Albert Bandura is also known as insight learning theory, observational learning theory, symbol learning theory या फिर verbal learning theory। So right answer क्या हो जाएगा दोस्तों? right answer हो जाएगा अवलोकनात्मक अधिगम थ्योरी। ठीक है ना, अवलोकनात्मक अधिगम थ्योरी जिसको कि हम दोस्तों क्या बोलते हैं? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दोस्तों इसको बोलते हैं। सो अवलोकनात्मक अधिगम थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी इज द राइट आंसर। इट वाज गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आंसर इसका बी हो गया। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण या फिर मॉडलिंग। देखिए जो क्रिएटिविटी है दोस्तों वो अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्स थिंकिंग से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन, जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो अपसारी चिंतन क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? उपचार शिक्षण, योग्यता समूहन, संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण। Which of the following program is not suitable for education of gifted children? Remedial teaching, ability grouping, enrichment program, acceleration। So देखिए दोस्तों ये आप अगर देखें योग्यता समूहन, एनरिचमेंट प्रोग्राम, एक्सलेरेशन, ये सभी दोस्तों आपके प्रतिभाशाली के काम आते हैं। जो रेमिडियल टीचिंग होती है दोस्तों ये मंदबुद्धि बालकों के लिए रहती है। ठीक है ना, सो मंदबुद्धि बालकों के लिए नहीं है। ठीक है, रेमिडियल टीचिंग। सो एक्सलेरेशन हो चाहे आपके एनरिचमेंट प्रोग्राम हो या फिर आपका एबिलिटी ग्रुपिंग है, सो दीज आर ऑल आर रिलेटेड टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है ना, उपचार शिक्षण आपका किसके है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, इनके लिए होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? ठीक है, आर्थिक स्तर में भिन्नता, बौद्धिक स्तर में भिन्नता, शैक्षिक स्तर में भिन्नता या फिर भाषाई भिन्नता। What is the psychological basis of individual differences from India's diverse cultures differences? So इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है बौद्धिक स्तर में भिन्नता। ठीक है, जब दोस्तों हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का जो मनोवैज्ञानिक आधार है तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है दोस्तों? बौद्धिक स्तर की भिन्नताएं हैं। ठीक है, बौद्धिक स्तर है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी आती है, फिर इसके बाद इसमें आपका इंटरेस्ट आता है यानी कि रुचियां आती हैं, इसके बाद आपकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनके आधार पर ही क्या होती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इनका मनोवैज्ञानिक आधार यही है। ठीक है, तो हर व्यक्ति क्या होता है? बौद्धिक रूप से डिफरेंट होता है, पर्सनैलिटी रूप से डिफरेंट होता है, उसकी रुचियां अलग होती हैं, उसकी एटीट्यूड अलग होता है, उसका एप्टीट्यूड अलग होता है, तो इसके आधार पे दोस्तों भिन्नताएं
बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स? सद्भावनापूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिता पर बल देना, स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रतियोगिता पर बल देना यानी कि फोकस ऑन कंपटीशन इज नॉट सुटेबल फॉर मेंटल हेल्थ। ठीक है, प्रतिस्पर्धा की जहां पर बात आती है, प्रतियोगिता आती है, ये दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के बिल्कुल विपरीत गुण होते हैं। ठीक है, सो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। शोधन निम्नलिखित में से क्या है? जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं, जब व्यक्ति कलात्मक और रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। शोधन या सब्लिमेशन बोलते हैं रिफाइनमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? व्हेन अ बिहेवियर ऑफ कॉन्शियसनेस appears to be semi-conscious when a person direct his energy towards artistic and creative work, when a person tries not to talk about the reasoning causing stress, या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब व्यक्ति कलात्मक और रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है। सो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शोधन या फिर इसको दोस्तों बोलते हैं उदादीकरण, तो एक तरह की दोस्तों क्या है, ये रचनात्मक युक्ति है। ठीक, तो व्यक्ति क्या होता है इसमें, जो अपने अमान्य विचार होते हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया था, उनको मान्य विचारों में या सही रूप में दोस्तों परिवर्तित करता है। ठीक है ना, या अपने अंदर की जो गलत जो विचार होते हैं उनको दबाने का दोस्तों क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? थियोमेटिक परसेप्शन टेस्ट, अवलोकनीय स्थितिपेक्षी, स्वसूचनापेक्षी स्वमूल्य निर्धारण, ऑब्जर्वेबल स्टेटस क्यू, सेमी सेल्फ इन्फॉर्म वर्ड, या फिर सेल्फ असेसमेंट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका प्रोजेक्टेड टेस्ट है, स्थितिपेक्षी। ठीक है, प्रोजेक्टेड दोस्तों ये टेस्ट हुआ। सो प्रक्षेपी दोस्तों विधि है, इसको बेटर क्या रहेगा? प्रक्षेपी बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों इसको मॉर्गन और मुरे के द्वारा दोस्तों इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1935 में। कई बार दोस्तों बता चुका हूं इसमें। ठीक है, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 30+1 दोस्तों इसमें कार्ड होते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आपके 14 वर्ष से अधिक के आयु के बालकों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है ना, सो राइट आंसर क्या है? बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपने बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प करेक्ट नहीं है। सिगमंड फ्राइड विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एडलर मनोविश्लेषण, जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान, जुंग व्यक्तिक मनोविज्ञान। सो विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? ठीक है ना, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इज करेक्ट मतलब, ठीक है, सबको बताने की कौन सा करेक्ट है। सो जीन पियाजे दोस्तों आपके विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए जो सिगमंड फ्राइड थे वो आपके मनोविश्लेषण से संबंधित थे। ठीक है, तो फ्राइड तो मनोविश्लेषण से रिलेटेड हुआ। ठीक है, जबकि हम बात करें एडलर की, तो एडलर दोस्तों आपके एडलर की मैं बात करूं तो ये दोस्तों आपके व्यक्तिक मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, जो एडलर हैं ये आपके व्यक्तिक मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और जो जुंग है, जुंग आपके दोस्तों विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और पियाजे बिल्कुल किससे रिलेटेड है? विकासात्मक मनोविज्ञान से। ठीक है ना, तो बिल्कुल करेक्ट इसको कर लीजिएगा। तो सिगमंड फ्राइड इज साइको एनालिसिस, एल्डर इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है, जीन पियाजे तो करेक्ट है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जबकि जुंग इज रिलेटेड टू एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरक के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? वाक्य पूर्ति, तकनीक, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, साक्षात्कार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग इंडक्टेंस? सो देखिए, प्रेरकों के मापन हेतु जो सबसे बढ़िया जो टेक्निक है दोस्तों वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण। ए वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस कंप्लीटेशन टेक्निक यानी कि SCT इज द राइट आंसर। ये दोस्तों आपकी एक तरह से प्रोजेक्टेड मेथड है। ठीक, और इसका जो प्रतिपादन है वो पाइने व टेंडलर के द्वारा
किया गया था। तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की, निम्न में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन करना है। ब्रूनर आइडेंटिफाइड 3 इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, प्रतीकात्मक एक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, इनएक्टिव अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक अनुप्रतीकात्मक एक्टिव, या फिर अनुप्रतीकात्मक प्रतीकात्मक, या फिर इनएक्टिव। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी वाला है, देखिए इनएक्टिव है, फिर सिंबॉलिक है, फिर इसके बाद है सिंबॉलिक। इसको वैसे सिंबॉलिक नहीं होगा, ये दोस्तों होगा आइकॉनिक। ठीक है, तो मैं इसको राइट आंसर बताता हूं। इसका राइट आंसर है इनएक्टिव। ठीक है, दूसरा है आइकॉनिक, आइकॉनिक, और तीसरा आपका आएगा सिंबॉलिक, सिंबॉलिक। ठीक है, राइटिंग के लिए माफ करना मुझे, सिंबॉलिक। ठीक है, सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से दोस्तों इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनएक्टिव में फिर आइकॉनिक एंड देन सिंबॉलिक। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। रॉबर्ट एम गेने, जिन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तक में 8 प्रकार के अधिगम दोस्तों बताए थे, इनकी जो पुस्तक थी वो थी कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो उसमें 8 प्रकार बताए गए हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्येक अधिगम, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। सो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग दोस्तों रॉबर्ट गेने से संबंधित नहीं है, जबकि संकेत अधिगम, प्रत्येक अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ये दोस्तों आपके क्या है, जो रॉबर्ट गेने है, रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम के 8 प्रकारों में से एक है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न मैंने आपको पहले कराया है। अंतर्दृष्टि अधिगम दोस्तों किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्टवादियों से दोस्तों संबंधित है। इसके बाद अगला देखेंगे, किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है। गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवाद। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो चाइल्ड किसके लिए दोस्तों सेंटर होता है, ये होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि निर्मितवाद। ठीक है, तो निर्मितवाद है दोस्तों यहीं पर ही, या कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है दोस्तों, इसको हम संरचनावाद अधिगम भी बोलते हैं। यहीं पर ही दोस्तों आपका क्या है कि जो शिक्षण प्रक्रिया का जो केंद्र है उसको बालक को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन डेवलप्स। किस लेवल पर होती है, ठीक है ना। तो जो संरक्षण है या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो किस स्तर पे दोस्तों डेवलप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। इसको दोस्तों करेक्ट कर लेंगे, पूर्व संक्रियात्मक स्तर दोस्तों ये नहीं होगा, इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, सी वाले ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों बी वाला दोस्तों। ठीक है ना, बी वाला करेक्ट है, इसको दोस्तों हटा देंगे, बी वाला दोस्तों इसका करेक्ट होगा। मूर्त संक्रियात्मक स्तर में दोस्तों होता है, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। देखिए संरक्षण का मतलब क्या है ना, देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आंसर ये थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से गलत हो गया। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक स्तर नहीं हो सकता, मूर्त में ही आएगा, क्योंकि देखिए जैसे हम बात करते हैं ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन की हम जब बात करते हैं तो अगर जब हमें मैथ्स का ज्ञान होता है, जैसे आयतन का, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, दिशा का जब हमें ज्ञान होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक स्तर बोलते हैं। ठीक है, सो पूर्व संक्रियात्मक स्तर पे नहीं होगा। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के साथ संरक्षण के नियम का समझ कहां पर विकसित होती है, ये हमें होती है दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक स्तर से। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्न में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते, निम्न में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते। अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास अनुभूति व अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगेन दोस्तों यहाँ आपका मैं माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा इस आंसर की को मत समझिएगा, करेक्ट। बीमारी के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है दोस्तों, शारीरिक कारकों में जो होने वाला परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट।
ठीक है, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू इलनेस इज नॉट राइट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, अगला देखेंगे, थोड़ा सा इसके आंसर की दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो रही है तो उसको आप इग्नोर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अधिगम में अपनी गति होती है, अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। ठीक है ना, परिपक्वता अधिगम का भले ही बेस है, ठीक, लेकिन इसमें व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, तो सोशल मैच्योरिटी या मैच्योरिटी की मैं बात करूं तो द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, दैट इज नॉट करेक्ट। देखिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, दिस इज करेक्ट। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, अधिगम की अपनी गति होती है, अधिगम में अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, बट परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम बोला जाता है नहीं। ठीक है ना, तो चेंज इन बिहेवियर थ्रू मैच्योरिटी इज लर्निंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, तो इससे, क्योंकि आप अधिगम है ना, इससे परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं। ठीक, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो, इसकी तो आंसर की बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आई होप दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम में दोस्तों मदद करेगा, खासकर उत्तराखंड एलटी। ऐसी ही क्लासेस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।